जब कुछ साल पहले सुजीत सरकार ने विकी कौशल के साथ सरदार उद्यम बनाई थी तो उस मूवी ने जलियांवाला बाग मैसेकर को एक ऐसी रोशनी दी जिसके हॉरर को मैं आज तक नहीं भूल पाता। और जब मुझे पता चला कि उस मैसेकर की एक और डायरेक्शन है जिसने नॉर्थ एंड साउथ को एक किया एंड सबने मिलकर अपनी लड़ाई ब्रिटिश क्राउन से लड़ी, तो उस कहानी को मैं मिस नहीं कर सकता था। जहां बिना किसी शक के ये बात मैं कह सकता हूं कि केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मूवीज ऑफ अक्षय कुमार, जिसमें वियर्डेस्ट एडिटिंग है। मतलब कि बहुत अजीब तरीके से इस पूरी पिक्चर को एडिट किया गया है, लेकिन फिर भी जो फिल्म का मेन अक्स है, जो दिखाता है कि हमारे पुरखों ने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, किस किस तरह से नहीं लड़ी ताकि हम एक आज़ाद देश में जी सके, उस लाइट को ये फिल्म जाने नहीं देती। इस फिल्म की स्टोरी ये है कि सर श्री शंकर नायर, जो कि एक बहुत ही डेकोरेटेड इंडियन लॉयर स्टेट्समैन रह चुके हैं, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपनी सर्विसेज ब्रिटिश एम्पायर को रेंडर करी और उन्हें हर तरफ से लीगल, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प दी गई, जिससे ब्रिटिश राज बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुआ। जहाँ फिर आगे अपने करियर में अपार सफलता पाने के बाद इन्होंने अपनी सर्विसेज इतनी इम्पेकेबल कर ली थी कि इन्हें ब्रिटिश क्राउन की तरफ से नाइटहुड भी दिया गया। लेकिन 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर का सच जानने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया इनकी तरफ से लड़ना, और अब हम वी विल सू द क्राउन और लीगल तरीके से पूरी दुनिया को यह सच बताएंगे कि ब्रिटिश एम्पायर कर क्या रहा है भारत में। पर जब इवेंचुअली जब कोर्ट, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनरी सब उन्हीं का है और इंडिया गुलामी में जी रहा था, तो कैसे आप क्राउन से जीत ही सकते हो। लेकिन फिर भी श्री शंकर नायर ने अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इतनी पावर, पैसा और रिस्पेक्ट को छोड़ते हुए उन्होंने देश के लिए लड़ने को सोचा और अपने हारने के बाद भी पूरी दुनिया को यह वाकिफ कराया कि जलियांवाला बाग मैसेकर का सच क्या था। अब वो पूरी स्टोरी कैसे पैन आउट होती है उसे आप एक्सपीरियंस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर जो केसरी फ्रेंचाइज के साथ अक्षय कुमार ने एक नया रूट चुना हुआ है कि हम भविष्य में ऐसी और कहानियां लेकर आते रहेंगे, वो डिसीजन मुझे काफ़ी पसंद आया कि एक फ्रेंचाइज की सैंक्टिटी भी बनी रहेगी और हमें हर बार कुछ नई कहानियां भी देखने को मिलेंगी। जिसमें आप फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आर माधवन, क्या बंदे का चार्म है भाई, बहुत हार्ड जाता है। जहां पर्सनली आई फील लाइक कि थोड़ा सा और हमें इन्हें देखने को मिलना चाहिए था, थोड़े और अंडर यूटिलाइज इस पूरी फिल्म में फील होते हैं। पर जितना भी इनका स्क्रीन प्रेजेंस था बहुत ही एक्सट्रीमली चार्मिंग और कमांडिंग था। लगता है देख के कि हाँ, कोई थ्रेट है रूम के अंदर। उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो स्मूथनेस, वो ग्रेस बहुत बहुत कमाल का नजर आता है। एंड ये होता है एक परफेक्ट एग्जांपल की एजिंग लाइक फाइन वाइन, अपनी ग्रेस को छुपाना नहीं बल्कि एम्ब्रेस करना, अपनी पुरानी शख्सियत को अब एक आखिर बार रेस्ट देकर एक नए इंसान को मौका देना, जो कि बहुत हार्ड जाता है इनकी परफॉर्मेंस में। वहीं उन्हीं के बगल में अक्षय कुमार की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से मैं इन्हें एक बोलूंगा। काफी टाइम के बाद वर्जन एक्टर चमक रहे हैं यहाँ पे, जहां बंदा ट्रूली शाइन करता है तो अपनी आखिरी स्पीच के अंदर। और वहां पे मुझे फील हुआ कि आर माधवन की प्रेजेंस को टू 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 कोई अगर चैलेंज कर रहा है तो वो अक्षय कुमार की डिलीवरी है। एंड ये बात कह सकते हो कि आखिरी की स्पीच ही इतनी शिद्दत और कमाल से लिखी गई थी कि साफ मेहनत नजर आती है राइटिंग में, और वहां अक्षय कुमार एज एन एक्टर नजर आ रहे थे जिन्हें पूरा इंडिया काफी टाइम से ढूंढ रहा था। और इन्हीं बातों को देख के तो अभी पता नहीं फिल्म का भविष्य कैसा होने वाला है, पर यह बात तो मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म उनके करियर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो उनके एज एन एक्टर होने पे सवाल खड़े करते थे, जिनमें मैं भी था। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी फालतू पिक्चरें पास में बनाते रहोगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। लेकिन हाँ, इस मूवी ने प्रूव किया कि वो बंदा अभी भी उनके अंदर है और अपनी पुरानी शख्सियत को उन्हें रेस्ट देकर एक नए इंसान को उन्हें मौका देना चाहिए। जहाँ अगर अक्षय कुमार ठीक इसी ट्रेजेक्टरी के साथ आगे बढ़ते रहे तो भाई हमें उनका बहुत ही कमाल का फ्यूचर देखने को मिलेगा। एंड उसी के ऊपर फिल्म का पहला 10 मिनट तो आपको तोड़ने में ज़रा सा भी वेट नहीं कराता। तो मैसेकर का हॉरर वो उन्होंने शुरू में ही दिखा दिया, सरदार उद्यम में लास्ट में हुआ था, बट जो शुरू में दिखाया वो ग्रेविटी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट है इसका। और उन्हीं पे परफॉर्मेंसेज ऑन पार लेवल सबने कमाल के डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से मूवी इम्पैक्टफुल बनती है। एंड नाउ अगर अब हम फिल्म की कमियों की ओर बढ़ी रहे हैं तो वो पेट्रियोटिक वाइल्डनेस सही तरीके से सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा इस फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म के काफी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको हैंडल करने होते हैं और उनके बीच का जो ट्रांजिशन सीक्वेंस आता है कि अभी आपने एक मैसेकर सीक्वेंस देखा हुआ है और उस डिप्रेशन को इंग्रोस करने के लिए कोई एक ठहराव की जरूरत है, पर नहीं, उसके जस्ट बाद ही वो एक पीपीटी चला देते हैं, वो फील करने का मौका नहीं देते। एंड फिर थोड़ी ही देर के बाद अपनी हीरो की एंट्री हो रही होती है और वो बैकग्राउंड स्कोर से फील होता है कि हाँ, वो सेलिब्रेटरी सीक्वेंस है, जो कि काफी अजीब सा फील होता है कि जस्ट अभी मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, उन्हें मजबूर होते हुए देखा है, एंड अब मैं तुरंत हीरो का वो सेलिब्रेटरी
सीक्वेंस देख रहा हूँ जो कि ऐसे मिसमैच फील होता है। और वो स्कोर कोई बुरा नहीं है, बल्कि उसकी प्लेसमेंट मैं कहूँगा कि काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से रखी गई है। वो काफ़ी मिसमैच्ड और अननेसेसरी भी कई जगहों पे फील होता है कि नहीं, यहाँ पे क्वाइट दिया जा सकता था। जस्ट लाइक वो बाथरूम वाला जो सीक्वेंस होता है, वहाँ पे उतना हाई जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि पर्सनली मैं क्वाइट रेज में बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस देख के फील हो ही जाता है कि ये बंदा नहीं रुकने वाला। जहाँ अब उन सारे मोमेंट्स को फील करने के लिए कुछ मोमेंट्स या ठहराव या स्मूथ ट्रांजिशंस की जरूरत थी बीच में, मगर उन्हें स्टिच काफी अजीब तरीके से किया गया है या फिर कभी अब्रप्टली ऐड किया गया है। और ये एडिटिंग सेकंड हाफ में और भी ज्यादा वियर्ड और ऑब्वियस हो जाती है, जहां केस हारने के बाद एक बहुत ही बड़ा चंक बचा होता है कि अब करना क्या है। और वहां पे किसी म्यूजिक वीडियो की तरह 50 तरीके के अलग अलग जगहों पे सीन्स चल रहे हैं, एंड वह देख के फील होता है कि ओके ठीक है, अब हमें फील क्या करना है, पर उसका कोई आंसर नहीं होता। एंड फिर जब आखिरी में हेयरिंग और एक नई अपील में एक ट्रांजिशन ऐड करना होता है उन्हें, तो उन्होंने एक लेटर देते हुए अक्षय कुमार को अचानक से अनन्या पांडे के पास में भेज दिया कि चलो अब तुरंत ही हम अपील करते हैं, और कट टू नेक्स्ट शॉट हम कोर्ट में पहुंच गए और अपील रिजेक्ट हो गई। एंड फिर आगे की कहानी, मतलब कि ठीक उससे पहले का जो पूरा सीक्वेंस था, उसमें स्टोरी को बिल्ड करने की जगह उन्होंने बस एक मोन्टाजेस दिखाए हुए हैं कि हाँ वो अपनी अपनी जिंदगियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और कुछ किया नहीं जा सकता। एंड मैं बता रहा हूँ, पिक्चर हार्ड और चली जाती अगर इनके एडिटर ने अपना कमाल ना किया होता तो क्योंकि स्कोर सही है इसका, मूवी का एस्थेटिक अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, मूड, स्क्रीन प्ले सब कमाल का है। पर जब आपके दर्जी ही इनकॉम्पिटेंट हो तो कितना भी कमाल का कपड़ा आप उन्हें क्यों ना सौंप दो, उसकी फिटिंग तो बुरी आएगी ही, चाहे आप पश्मीना पहनो या फिर लोरोपियाना। जिसको देखकर मैं ओवरऑल बोलूंगा कि अक्षय कुमार का फक यू सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मैं पूरा कन्विंस हो गया था कि भाई मैं भी लड़ूंगा, कहाँ चला गया ये साइमन। जहाँ पता है मूवी इतनी ऑनेस्ट और वाइल्ड क्यों फील होती है, क्योंकि इसकी ए रेटिंग की वजह से लोग बड़े हो चुके हैं, अब लोगों को अनअपोलोजेटिक अग्रेशन देखना है, एंड ये मूवी डिलीवर करती है अपने आखिर आने तक, तो भाई मज़ा ही आ जाती है। और ये अग्रेशन मुझे बहुत पसंद आया। बाकी फिल्म अच्छी है, आखिर वाली स्पीच सुनता हूँ तो याद करता हूँ तो मुझे और भी कमाल की लगती है। वो कहता है ना कि गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री, तौबा भाई साहब, दैट वाज अ मोमेंट। बिना किसी डरे फाइनली गूदा रखती है कोई मूवी की हाँ मुझे सर्टिफिकेशंस की कोई चिंता नहीं है, मैं बस एक कहानी डिलीवर करना चाहता हूँ, और डिलीवर अंत में ये करते हैं। बाकी फिल्म मुझे पसंद आई। इट्स नॉट परफेक्ट, ऑब्वियसली कमियां काफ़ी हैवी हैं, पर हाल फिलहाल की हिंदी पिक्चरों की तुलना में ये तो काफ़ी बेटर है, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। एंड यस, द मूवी इज़ इम्पैक्टफुल। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना कि तुमने अगर देखी है तो तुम्हें कैसा लगता है, एंड तुम केसरी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है आगे की आने वाली कहानियाँ कैसी होंगी। अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।